प्यारे साथी सेवंदियों, आपका निरपेक्ष अर्थशास्त्र के इस सत्र में स्वागत और अभिनंदन। पिछले सत्र में चर्चा के दौरान कुछ आलोचनात्मक तत्व ज्यादा थे, मगर इस सत्र में मैं आपके सामने सुझावों को ज्यादा महत्व दे रहा हूँ कि कैसे किसानों की एक सीमांत किसान जिसके पास में केवल 2 एकड़ जमीन होती है, उसकी आय में 35% की वृद्धि की जा सकती है। और यदि किसानों का एक समूह अर्थात एक गांव के किसान और कई गांव मिलके एक पंचायत बनाते हैं और कई पंचायत मिला के जनपद बनाती हैं, इस तरह से किसानों को अगर संगठित किया जाए और हर गांव के किसान ने कितना गेहूं का उत्पादन किया या आटे का उत्पादन किया, इनका संकलन करते हुए अगर हम एक जिसे कहते हैं कि एक कंसाइनमेंट जिसे एक्सपोर्ट किया जा सके, अर्थात मिनिमम एक कंटेनर अगर उसका ये लोग निर्यात करें और निर्यात से प्राप्त आय को प्रत्येक गांव में, प्रत्येक पंचायत में, प्रत्येक किसान के खाते में अगर वह निर्यात द्वारा अर्जित विदेशी मुद्रा को उनके खातों में डाल दिया जाए, तो इसे व्यावहारिक भी बनाया जा सकता है। इसके कई पहलू हैं जिनके बारे में भी चर्चा, क्योंकि इकोनोमैथमेटिक्स का जो सॉफ्टवेयर मेरे द्वारा बनाया गया है, इसमें 5M का भी समावेश किया जा सकता है। तो पहली आवश्यकता M में मटेरियल की होती है। कृषि में मटेरियल का मतलब वह भूमि है जहां पर कृषि की जाती है। तो अगर मैं अपने प्रदेश अर्थात मध्य प्रदेश के बारे में चर्चा करूं, तो कृषि योग्य भूमि कितनी है, खेती के लिए उपलब्ध कितनी है और उसका कितना प्रतिशत या कितना भाग हम आज की तारीख में वास्तव में उपयोग कर रहे हैं और ऐसी कितनी जमीन है जो अनुपयोगी या जिसे हम फैलो लैंड कहते हैं वह पड़ी हुई है, जहां पे खेती हो सकती है मगर वो खेती कर नहीं रहा है। इसके कई कारण हो सकते हैं, इसके बारे में मैंने कुछ चर्चा करी थी कि कई लोग जमीन खरीद लेते हैं सिर्फ इस प्रत्याशा में कि जब कभी जमीन का रेट बढ़ेगा तो वो उसको बेच के पर्याप्त लाभ प्राप्त कर लेंगे। मैं आपके सामने जो आंकड़े प्रस्तुत कर रहा हूँ, ये मेरे मनगढ़ंत आंकड़े नहीं है। आधिकारिक साइट जो है उससे ये आंकड़े सामने आते हैं कि 30,825 हेक्टेयर टोटल मध्य प्रदेश की भूमि है। उसमें से 8,600 ये लगभग वन क्षेत्र है और नेट सोइल एरिया इसमें केवल 15,351 हेक्टेयर है। इसमें जो ग्रेजिंग लैंड है वो 1,306, जिसपे खेती आज कोई कर नहीं रहा है, और कल्चरेबल वेस्टलैंड जो है यानी जिसपे खेती हो सकती है मगर वहां पे कोई खेती नहीं कर रहा है, वो 10,000 हेक्टेयर इसकी वो है। फैलो लैंड जो है, करंट फैलो, वो 484,000 हेक्टेयर है और करंट फेलोज जो है 389 करंट फेलो लैंड है। ये सब ऐसी जमीनें हैं जिन पर खेती की जा सकती है, परंतु विभिन्न कारणों से इस पर खेती कोई कर नहीं रहा है। हेक्टेयर को यदि
एकड़ में कन्वर्ट किया जाए और उस पर प्रति एकड़ जो रिपोर्टेड गेहूं की उपज हो सकती है, तो कितने क्विंटल गेहूं उत्पादित किया सकता है, और अगर उसको गेहूं एज सच एक्सपोर्ट किया जाए तो कितना फायदा होगा, और गेहूं को अगर आटे में कन्वर्ट करके बेचा जाए, जिसके बारे में मैंने भी आपको बताया कि गांव मिला के पंचायत बनती है, पंचायत मिला के जनपद बनती है। इस तरह से किसानों को अगर संगठित करके पर्याप्त मात्रा में अगर गेहूं और आटे को बेचा जाए तो उससे मध्य प्रदेश में कितना कृषकों का फायदा हो सकता है। इस आंकड़े को अगर मैं आपके सामने रखूं तो आपको लगेगा कि मैं कोई किसी कल्पना लोक में जी रहा हूं, क्योंकि जो नतीजे सामने आए हैं वो वास्तव में आश्चर्यचकित कर देने वाले हैं। मगर मैं एक चार्टर्ड अकाउंटेंट हूं, मैं आंकड़ों को देखता हूं, उसको वेरीफाई करता हूं, और जब ऐसा लगता है कि नहीं आंकड़े अपने आप में सही है, सामने वाला चाहे भले उसको विश्वास करे या ना करे, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, तो जो टोटल मैंने आपको बताया कि नॉट अवेलेबल फॉर ग्रेजिंग लैंड वगैरह जो है, इस तरह से टोटल 6,700 हेक्टेयर जमीन ऐसी है जहां पर खेती की जा सकती है। गेहूं या गेहूं से रिलेटेड कोई भी दूसरा खाद्यान्न है, रबी में हो चाहे खरीफ का हो, तो हम पाएंगे कि जो आज का नेट सोइंग एरिया है 15,351 हेक्टेयर, जो परसेंटेज के हिसाब से लगभग 50% बनता है। अगर इसको एकड़ में कन्वर्ट करें 6,700, जिसपे अभी खेती नहीं हो रही है, तो 1,65,00,000 एकड़ जमीन ऐसी है जिसपे विभिन्न फसलें ली जा सकती है। एवरेज यील्ड के हिसाब से 1 एकड़ की अगर यील्ड 15 क्विंटल मानी जाए तो लगभग 24 लाख क्विंटल गेहूं का उत्पादन हो सकता है। ऐसे आंकड़े सामने आए हैं। जो सबसे अधिक चौंकाने वाला आंकड़ा है, यदि इस उत्पादन को वैल्यू में कन्वर्ट किया जाए तो हम पाएंगे कि 14 लाख करोड़ रुपए का गेहूं का उत्पादन अतिरिक्त संभव है। संभव क्यों है? क्योंकि यह लैंड अवेलेबल है। एवरेज यील्ड के आंकड़े मध्य प्रदेश के आधिकारिक रूप से उपलब्ध है। मिनिमम सपोर्ट प्राइस क्या है यह हमें मालूम है, मगर मैं मिनिमम सपोर्ट प्राइस की बात ही नहीं कर रहा हूँ। मैं गेहूं को डायरेक्ट किसान जब एक्सपोर्ट करते हैं या उसका अन्य उत्पाद में प्रयोग करते हैं, या गेहूं का आटा बनाकर वो डोमेस्टिकली यूज करते हैं या उसका एक्सपोर्ट करते हैं, तो मैं जो सबसे अधिक आय देने वाला विकल्प है, क्योंकि प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन उसका लाभ प्राप्त करना प्रत्येक किसान का अधिकार है, और हर आदमी चाहता है कि उसकी आय बढ़े। ये किन प्रकार हम चाहे शिक्षा लें, चाहे प्रशिक्षण लें, चाहे मशीन का प्रयोग करके अपनी आय बढ़ाने का कार्य संपादित करें, हर आदमी चाहता है कि उसकी इनकम अधिकतम बढ़े। तो किसान क्यों नहीं चाहेगा? किसान के सामने भी यह विकल्प होना चाहिए कि इसमें इतना प्रॉफिट है, इसमें इतना प्रॉफिट है। बताओ तुम अपने गेहूं को घर में अपने खेत पे मंडियों में एमएसपी पे जाके बेचोगे, जिसमें उसे कुछ फायदा हो ही नहीं रहा है, वो निर्धन का निर्धन बना हुआ है, या तुम लोग सब लोग मिलके इस तरह के किसी
विकल्प की तलाश करोगे जिससे तुम्हारी आय में 35 गुना वृद्धि हो जाए। ये तो कल की बात है। आज क्योंकि अपन 5M की बात कर रहे हैं और 5M में सबसे पहले मटेरियल में लैंड आती है, और जब लैंड का मैंने आज विश्लेषण करना चालू किया तब यह आंकड़ा सामने आया जो मैं आपको बता रहा हूँ कि 14 लाख करोड़ की अतिरिक्त आय केवल मैं मध्य प्रदेश की बात कर रहा हूँ। अगर पूरे भारतवर्ष की बात की जाए तो आपको अपने कानों पे विश्वास नहीं होगा कि कितनी अधिक संभावनाएं हमारे देश में ही उपलब्ध हैं, मगर एक व्यवस्थित वेल मैनेज्ड किसानों को संगठित करने का, उपभोक्ताओं को संगठित करने का, बाजार व्यवस्था को इनके साथ में एकीकृत करने का कोई प्रयास आज तक नहीं किया गया है। इस कारण भारत के किसान इतने अधिक गरीब हैं कि उन्हें कृषक सम्मान निधि से हर महीने 1000 रुपए का भुगतान किया जा रहा है। यह व्यवस्था कब तक चालू है? क्या किसान के कानों में कोयल की कुहू कुहू की आवाज हम दोबारा सुनने के लिए कोयल को आमंत्रित नहीं कर सकते? सोने की चिड़िया तो मैंने आपसे बताया कि वो तो फौरन हो गई। अगर सोने की चिड़िया को वापस बनाना है तो गांव और कृषि एक आधारभूत सच्चाई है हमारे देश की, जो प्राचीन काल में भी थी, आज भी है। और इसी में गांवों का विकास कृषि के विकास के बिना संभव नहीं है। आय की असमानता हो या बेरोजगारी की समस्या हो, इन सभी का समाधान कृषि में है। लाख चाहे हम उद्योग धंधे व्यापार बढ़ा लें, मगर इतनी विशाल जनसंख्या के लिए इतने अधिक रोजगार के अवसर उपलब्ध कराना ना तो भारत सरकार के लिए संभव है और ना प्रदेशों की सरकार के लिए संभव है। और अगर आर्थिक असमानता बढ़ती गई तो इसका जो प्रभाव, दूरगामी प्रभाव हमारी शासन व्यवस्था में पड़ेगा, यह एक विचारणीय प्रश्न है। 5M से कैसे ग्राफ परिवर्तित होते हैं? एक ग्राफ कल मैंने आपको इसके बारे में चित्रण भी आपके सामने प्रस्तुत किया था, जिसमें 35 टाइम्स किसानों की आय बढ़ाई सकती है, इसकी चर्चा करी थी। मगर आज जो आंकड़े आए हैं इनका विश्लेषण करके एक बार फिर मैं उन ग्राफ का प्रस्तुतिकरण आपके सामने करूंगा। मगर इसके पहले एक अपील भारत सरकार से अवश्य करना चाहूंगा कि हम कंज्यूमर प्रोटेक्शन के लिए प्रत्येक बाजार में बिकने वाली सामग्री पर मैक्सिमम रिटेल प्राइस लिखना ये वैधानिक रूप से अनिवार्य कर चुके हैं। यानी उपभोक्ताओं को मालूम होना चाहिए कि मैक्सिमम रिटेल प्राइस क्या है। हर उत्पादक अपने अपने हिसाब से अपने प्रोडक्ट को कंज्यूमर तक पहुंचाने के पहले मैक्सिमम रिटेल प्राइस अवश्य लिखता है। मगर क्या उपभोक्ता को यह जानने का अधिकार नहीं है कि जो उत्पाद वो खरीद रहा है इसकी मैक्सिमम परचेज प्राइस उसकी क्या है? अर्थात एक चार्टर्ड अकाउंटेंट के हिसाब से सेलिंग प्राइस और जो परचेज प्राइस होती है उसका डिफरेंस प्रॉफिट होता है। तो उत्पादक कोई भी हो, वह उस वस्तु का विपणन करके कंज्यूमर से कितना प्रॉफिट कमा रहा है, क्या यह जानने का अधिकार उपभोक्ताओं को नहीं है? क्या सरकार यह जानना नहीं चाहेगी कि किन कारणों से परचेज प्राइस में और सेलिंग प्राइस में ये डिफरेंस आ रहा है? और अगर इतना प्रॉफिट उसका है तो क्या उस पर वह उत्पादक इनकम टैक्स का भुगतान कर रहा है कि नहीं कर रहा है? कंपनीज एक्ट के हिसाब से पब्लिसिटी एक्सपेंसेस के ऊपर
एक तरह का प्रतिबंध है, क्या उससे अधिक व्यय किया जा रहा है? क्योंकि कई ऐसे प्रोडक्ट का मैंने विश्लेषण किया है जिनकी परचेज प्राइस में, अर्थात जो प्राइस पे वो मंडी में या दूसरी जगह से माल खरीदा जाता है, उसमें उसके प्रोसेसिंग कॉस्ट को भी जोड़ दें तो बीच का माध्यम जो है, प्रॉफिट जो है, वो किसी तरह से न्यायोचित नहीं कहा जा सकता। गेहूं के इस स्तर पर जब मैंने इसका विश्लेषण किया कि 2 रुपए किलो, 2.5 रुपए किलो का गेहूं खरीदा जाता है, आटा बनाने की लागत ज्यादा से ज्यादा प्रति किलो 40-50 पैसे भी नहीं आती है। पैकिंग का सब मिला के अगर 1 रुपया 2 की जगह 3 कर दिया जाए, मगर बाजार में गेहूं का आटा 34 रुपए किलो के हिसाब से कंज्यूमर को बेचा जा रहा है। 34 में से जैसे मैंने कहा 5 रुपए घटा दिए जाए तो 29 रुपए या 29 रुपीस पर केजी का फायदा आटा बनाने वाला उद्योग इतना अधिक प्रॉफिट कमा रहा है। क्या यह न्यायोचित है? शहरी उपभोक्ताओं के साथ में ये क्या छल कपट नहीं है? क्या सरकार इस तथ्य को सामने जनता के नहीं रखना चाहती कि क्यों एक आम उपभोक्ता को 29 रुपए प्रति किलो का फायदा आटा बनाने वाली कंपनियों को देना चाहिए, और इस हिसाब से क्या वो इनकम टैक्स का भुगतान कर रहे हैं? ये बीच का जो खर्चा हो रहा है, इसका कंपोजिशन क्या है, इसका ब्रेकअप क्या है? वो कंपनी इस प्रॉफिट को किन किन जगहों पर खर्च कर रही है? क्या यह उसकी कॉस्ट है? क्योंकि कॉस्ट तो मैंने आपको बता दी कि पैकिंग कॉस्ट वगैरह से गेहूं पीसने की जो मैंने पहले ही 5 रुपए उसको जोड़ दिया है, इसके अतिरिक्त तो खर्चा होता क्या है? ज्यादा से ज्यादा ट्रांसपोर्टेशन, ज्यादा से ज्यादा स्टोरेज, या ज्यादा से ज्यादा आप कह सकते हैं कि थोक व्यापारी को कुछ दे दिया होगा या फुटकर व्यापारी को कुछ दे दिया होगा। इसके अतिरिक्त कहने का मतलब ये है कि अगर उपभोक्ताओं का इस तरह से शोषण हो रहा है, किसानों का तो जो हो रहा है सो हो ही रहा है, एमएसपी पे माल खरीद के उस पर इतना प्रॉफिट कमा रहे हैं, वो तो कमा रहे ही हैं, इसमें तो कोई शक शुबा की गुंजाइश है ही नहीं। मगर शहरी उपभोक्ताओं का कितना हो रहा है? प्रति किलो 29 रुपए उनसे ज्यादा वसूल किए जा रहे हैं बिना किसी कारण। इसे न्यायोचित नहीं कहा जा सकता। देखा जाए तो भारत के सुप्रीम कोर्ट को इसका स्वतः संज्ञान लेना चाहिए, और उपभोक्ता संरक्षण कानून जो है, इसमें कोई संविधान में बदलाव की जरूरत नहीं है। उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम के अंतर्गत जो रिटेल प्राइस है, उसके साथ साथ उस प्रोडक्ट की परचेज प्राइस भी और उसकी लागत जो है, उसका एक छोटा सा वर्गीकरण उसके साथ में होना चाहिए, जिससे मालूम पड़े उपभोक्ता को कि जो वस्तु खरीद रहा है उस पर जो उत्पादक है वो न्यायोचित फायदा ही ले रहा है, और उस फायदे के ऊपर ही वो अपना इनकम टैक्स का भुगतान कर रहा है, जीएसटी का भुगतान कर रहा है। भारतीय कराधान में अगर इस तरह के विश्लेषण किए जाएं और भारतीय कर व्यवस्था में अगर पर्याप्त सुधार किए जाएं, तो भारत सरकार की आय में भारी वृद्धि होगी। इन्फ्लेशन किन चीजों का खाद्य उपभोक्ताओं को परेशान करता है? यह मुख्यतः खाद्य सामग्री है, सब्जियां हैं या दाल है, चावल है, गेहूं है। इनके कारण ही सबसे ज्यादा महंगाई का असर अधिक जनसंख्या के ऊपर पड़ता है। अगर इसमें वस्तु की कीमत कम हो जाए तो उपभोक्ताओं का आर्थिक भार कम हो जाएगा, वो अपनी आय और अधिक बचा पाएंगे, जिसका फायदा भारत की अर्थव्यवस्था में पड़ेगा, बैंकों के पास ज्यादा डिपॉजिट जाएगा, उपभोक्ता अच्छी शिक्षा व्यवस्था प्राप्त कर पाएंगे, अच्छी स्वास्थ्य व्यवस्था प्राप्त कर पाएंगे। सरकार का कराधान के कारण और अधिक कर संग्रह होगा। इस कर संग्रह से भारत एक बार फिर
सोने की चिड़िया जिसे कह सकते हैं, उस मार्ग पर अग्रसर हो पाएगा, मार्ग प्रशस्त होगा। आने वाली पीढ़ियां हमारे इस प्रयास का स्वागत करेगी, याद रखेगी कि इस पीढ़ी ने, जिसमें मैं आज आपको प्रतिनिधित्व करता हुआ नजर आ रहा हूं, वे हमारे लिए शुक्रगुजार होंगे कि उन्होंने हमारे भविष्य के बारे में सोचा। हमारे राजनीतिज्ञों को ऐसे कुछ कदम उठाने चाहिए जो एवर लास्टिंग हो, अर्थात इरिवर्सिबल हो। इसके लिए चाहे आज हमें संविधान में परिवर्तन करना पड़े या कुछ भी करना पड़े, मगर कृषि सुधारों को विशेषकर कुछ तथ्य जो मैंने आपके सामने रखे हैं उसके प्रकाश में अगर 14 लाख करोड़ सुन के भी हमारे प्रदेश के नेताओं की या केंद्र के कृषि मंत्री की या प्रधानमंत्री की आंखें नहीं खुलती है, तो मैं इसे देश का दुर्भाग्य कहूंगा, वर्तमान पीढ़ी का दुर्भाग्य कहूंगा कि हम समय पर रहकर नहीं चेते, हमने नहीं ऐसी कार्यवाही की कि कृषकों को सम्मान निधि देकर उनकी निर्धनता का उपहास करने की जगह उन्हें सम्मान, उनकी मेहनत से उनको सम्मानित करने का प्रयास हमने नहीं किया। धन्यवाद। अगले सत्र में मैंने जो अधूरा काम आपके सामने छोड़ा था, अर्थात 5M के बारे में, इकोनॉमिक मैथमेटिक्स फॉर्मूला को किस तरह से समाहित किया जा सकता है, इसका विश्लेषण आपके सामने प्रस्तुत करूंगा। साथ में इनकम टैक्स की, जहां पे आज की तारीख में कृषक की परिभाषा तक नहीं है और उस कारण से कितनी अधिक विसंगतियां हैं, कितना इस कृषि आय का दुरुपयोग हो रहा है, इसके बारे में भी मैं आपको कुछ तथ्य इसके सामने प्रस्तुत करूंगा। जो मैं एक FCA हूं, मैं अपना दायित्व समझता हूं कि ये मेरा प्रोफेशनल, मेरी ड्यूटी बनती है कि मैं इस देश की कराधान व्यवस्था में क्या सुधार किया सकता है, इसके बारे में आपको समय समय पर सूचित करता हूं। धन्यवाद।